नमस्कार दोस्तों। आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हैप्पी वाला बर्थडे है। अपने जन्मदिन पर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को एक खुशखबरी दी है। ईरान के साथ 110 दिन से चल रही लड़ाई खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। व्हाइट हाउस की छत पर सफेद धुआं दिखाई दिया है। अमेरिका में ऐसी मान्यता है, ऐसी परंपरा है कि जब व्हाइट हाउस की छत पर सफेद धुआं दिखाई दे तो उसका मतलब ये होता है कि अमेरिका जिस लड़ाई में लगा था वो लड़ाई खत्म हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद जो ट्वीट किया उसमें भी उन्होंने बताया है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य को तत्काल खोला जा रहा है। ईरान के बंदरगाहों पर जो ब्लॉकेड था, जो नाकेबंदी थी, वो खत्म की जा रही है। लेबनान पर जो लड़ाई चल रही थी इजराइल की, उसे भी खत्म करने की बात उन्होंने कही है। दूसरी तरफ ईरान से भी कुछ इस तरह की सूचना आई है कि उसने भी लड़ाई खत्म करने के ट्रंप के इस ऐलान की तस्दीक कर दी है। यद्यपि दोस्तों, आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के कहे पर अब दुनिया को भरोसा नहीं है। वे कब इमली के पत्ते पर गुलाट खा जाएं कोई नहीं जानता। अपने कहे से कब मुकर जाएं, दुनिया में कोई उन पर भरोसा नहीं करता। लेकिन इस दफा ऐसा लगता है कि जब व्हाइट हाउस में वे अपने जन्मदिन का जश्न मना रहे हैं, तब शायद दुनिया इस राहत भरी खबर पर भरोसा करना चाहती है। कितना भरोसा किया जा सकता है? उनके इस ऐलान के बाद आगे क्या होगा? स्विट्जरलैंड में जो बैठक होने वाली है उसमें एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होगा। उसके बाद कोई समय सीमा है, उसमें अंतिम समझौते पर दस्तखत होंगे। हमारे साथ इस वक्त देश के वरिष्ठ पत्रकार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर प्रकाश के रे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। हमने पिछली कई बातचीत में डॉक्टर रे से पूछा है कि ये लड़ाई कब खत्म होगी। हर बार उन्होंने विश्वास जताया, लेकिन उसके बाद ट्रंप ने फिर लड़ाई छेड़ दी। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि व्हाइट हाउस की छत पर सफेद धुआं छोड़ा गया है। इसका प्रतीकात्मक कितना महत्व है और क्या सचमुच में अब मान लेना चाहिए कि लड़ाई खत्म होने वाली है? डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है। पहली टिप्पणी आपकी। निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, लेकिन जैसा आपने बताया कि कुछ भी हो सकता है। अब फ्राइडे को साइन होना है और अभी हम लोग सोमवार को बातचीत कर रहे हैं ये। तो थोड़ा सा हम लोगों को उसको कहते हैं ना कि क्रॉस फिंगर्स, कि भाई थोड़ा बहुत ज्यादा अति उत्साह नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन बिल्कुल। शांति की कोई भी अगर घोषणा हो रही है, कोशिश हो रही है, तो निश्चित रूप से उसका स्वागत किया जाना चाहिए। यहाँ पे दो चीजें हैं जो पहले से थोड़ी सी अलग दिख रही हैं। एक, कि दोनों तरफ से ये बात आई है कि एक फ्रेमवर्क या कहें कि शांति को लेके, समझौते को लेके एक अंडरस्टैंडिंग पे दोनों पक्ष पहुंचे हैं। एक बिल्कुल। ये। लेकिन अब जैसे कि कल हुआ, इसी कोशिशों के बीच में नेतन्याहू ने फिर बेरूत पर हमले किए और अभी उन्होंने डायरेक्टली कहा है कि वो नहीं मानेंगे कि लेबनान का भी इसमें कोई प्रावधान रखा जाए। बिल्कुल। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नेतन्याहू के साथ डील करना मुश्किल काम है। और फिर एक बार उन्होंने कहा कि वो अमेरिका की वजह से बचे हुए हैं। तो अब दो तीन स्टेटमेंट्स इस तरीके से आ जाना और उपराष्ट्रपति का भी दो तीन स्टेटमेंट आना इजराइल को जी। लेके, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो लोग इजराइल पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अक्सर बात कर चुके हैं कि इसमें बाकी सारे डिटेल्स, सारे फैक्टर्स जो हैं वो हैं अपनी जगह। जी। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण मसला यह है कि अमेरिका खुद इस लड़ाई से बाहर जाना चाहता है, बाहर हटना जाना चाहता चाहता है। और उसको बस ये चाहिए कि वो अपने लोगों को ये कह सकें कि भाई हमने एक तरीके से जीत हासिल की और जो हमारा एजेंडा था उस एजेंडे को हम पूरा हो गया। हासिल कर चुके हैं। तो अब वो इंटरेस्टिंग है, लेकिन अभी अमेरिका की तरफ से कोई हमारे पास डिटेल नहीं है कि एक जी। वो बिंदु कौन से हैं जिन पर कि आगे मसला चलेगा। और ईरान की तरफ से जो डिटेल्स आ रही हैं, जो ईरानी मीडिया
उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे लग रहा है कि युद्ध से पहले अमेरिका उस पे तैयार नहीं था, युद्ध के दौरान तैयार नहीं था, कथित युद्ध विराम के बाद भी वो नहीं मान रहा था। उन चीजों पर वो अभी कैसे कैसे एग्री मान कर जाए? जैसे हॉर्मुज की बिल्कुल बात है, हॉर्मुज उन्होंने कहा खुल गया तत्काल प्रभाव से, ब्लॉकेड नहीं। खत्म कर दिया। लेबनान पर हमलों की भी ट्रंप ने जो ट्वीट किया उसमें बात है। और एग्जैक्टली। सबसे एक महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब जोड़ना चाह रहा हूं शुरुआत में, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था, और ईरान की तरफ से जो बयान आया है बाकायदा, जो आधिकारिक बयान है, उसकी पहली लाइन ये है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया है कि ट्रंप युद्ध खत्म करने के लिए तैयार है। इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान तो इसमें शुरू से ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप ऑफिशियली देखें तो जी 21 मार्च को ही अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान को अप्रोच किया था कि भाई आप लोग कुछ कर सकते हैं। और देखिए, इसमें पाकिस्तान के साथ दो तीन चीजें हैं। एक कि उसके ईरान और अमेरिका से खट्टे मीठे दोनों रिश्ते रहे हैं, हिस्टोरिकली आप देखें तो दोनों पक्ष पाकिस्तान को मध्यस्थ मान सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक भरोसा रहेगा कि भाई उनके साथ इतने में डील हमने किया है, हमारा ये रिलेशन रहा है, यहाँ पे हमारी गड़बड़ियां हुई हैं, हमारे साथ हमारा इनके साथ झगड़ा हुआ है। आपको याद होगा कुछ साल पहले बिल्कुल अभी कितने 2 साल पहले ईरान और पाकिस्तान के बीच में मिसाइलों की का आदान प्रदान हो चुका था। बिल्कुल। तो पाकिस्तान हिस्टोरिकली अमेरिका के लिए कई बार बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ है। जैसे हेनरी किसिंजर जब चाइना के साथ उनका रिलेशन बिल्कुल बन रहा था, उस समय पाकिस्तान ने बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। आपको याद होगा उस समय बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था, और बांग्लादेश के एक बड़े नवाब, ढाका के नवाब फैमिली से आने वाले उस समय चीन में राजदूत थे पाकिस्तान के, उनकी भूमिका थी। फिर जब सो कॉल्ड वार ऑन टेरर चल रहा था, जी उसमें पाकिस्तान की भूमिका रही। सोवियत यूनियन का जो अफगानिस्तान पे कब्जा था, उसके बारे में जो वो लड़ाइयाँ चली, उसमें पाकिस्तान की भूमिका रही। तो पाकिस्तान जियोग्राफिकली ऐसी जगह पे बैठा हुआ है कि वो मध्य एशिया के भी करीब है, हाँ वो बिल्कुल पश्चिम एशिया के भी करीब है, साउथ एशिया में तो वो है ही है। इतनी बड़ी जनसंख्या है, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, उसकी मिलिट्री बहुत पावरफुल है, उसके एलीट जो है दुनिया में एक अच्छा अपना संपर्क नेटवर्क रखते रखते हैं। हैं। तो वो एक पक्ष था। और देखिए उसमें क्या था कि चीन किसको मानेगा, रूस किसको मानेगा, ईरान मानेगा कि नहीं मानेगा, ये सारी चीजें थी। तो पाकिस्तान उसमें नेचुरली जो है वो एक फिट बैठता है बिल्कुल उसपे। अब मान लीजिए आप कतर को रखें इसमें, या स्विट्जरलैंड को डायरेक्टली इन्वॉल्व करें, तो ईरानियों को शक हो सकता है कि भाई कतर तो गल्फ स्टेट पर है। डॉक्टर साहब अगली बैठक तो स्विट्जरलैंड में ही होने वाली है, जिनेवा में। देखिए बिल्कुल, जैसे हमने पीछे बात की कि जर्मनी में संभावना थी, स्विट्जरलैंड में हो सकती है, दोहा में हो सकती है, बिल्कुल इस्लामाबाद में कई राउंड हो चुका है, तो कहीं भी हो सकता है। लेकिन जो मैसेंजर होगा, किस पर आप भरोसा रखेंगे, भरोसा करें। वो कबूतर कौन होगा जो संदेशा ले आएगा और ले जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है मेनली। हालांकि इसमें कतरी भी इन्वॉल्व हैं। और देखिए डायरेक्टली कई बार क्या होता है कि इन सब चीजों में जरूरी नहीं है कि सरकारें ही शामिल हों। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक अपना स्ट्रेचर रखते हैं, या उनका अपना नेटवर्क होता है, नेक्सस भी होता है। उनको ट्रैक टू डिप्लोमेसी कह सकते हैं उसे। एग्जैक्टली बहुत सारे लोग जी हैं। अभी भी आप अगर खबरों में देखते होंगे कि कोई पुराना राजदूत इन्वॉल्व है निगोशिएशन में। क्यों? क्योंकि बिल्कुल वो जब राजदूत थे तो उनके अच्छे संबंध थे फलाने से। या टोनी टोनी ब्लेयर को हम लोग बार बार देखते हैं कि किसी किसी मामले में ऊग आते हैं बीच एक्टिव में। दिखाई देते हैं। तो स्विट्जरलैंड में ऐसे लोग हैं, नॉर्वे में ऐसे लोग हैं। आपको याद होगा कि एलटीटी के जमाने में और तालिबान के कितनी बैठकें जो हैं वो नॉर्वे में भी हुई थी। नॉर्वे में हुई थी बिल्कुल। तो वो हो सकता है पाकिस्तान की निश्चित रूप से भूमिका है, क्योंकि जब डायरेक्ट बातचीत नहीं हो रही है तो आपको तो बीच में कोई होना चाहिए। तो अब वो है लेकिन जो ट्रंप ने ऐलान किया है, उस ट्वीट में जितनी बातें हैं, थोड़ा उनका खुलासा करके देखें। जैसे लेबनान की बात उन्होंने कही है, ब्लॉकेड हटा दिया कि ईरान के सारे बंदरगाहों से नाकाबंदी फौरन हटाई जा रही है।
हॉर्मुज खुल गया है दुनिया के लिए, बधाई दे दी उन्होंने पूरी दुनिया को। दूसरा, वो जो ईरान का खजाना इधर उधर जो सीज है, फ्रीज है वर्षों से, दशकों से, उसे भी जारी करने की कोई बात आई है इनमें से। और लेबनान तो है ही बहुत महत्वपूर्ण विषय है, उसके बिना तो कभी लड़ाई खत्म ही नहीं होगी। तो लगता है कि ये जो 4 बातें हैं, इनमें से ट्रंप ने इस बार कितने भरोसे से कही है कि ये करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि एक तो चूंकि प्रेसिडेंट ट्रंप थोड़े से ट्रांजैक्शनल हिसाब किताब के आदमी हैं, क्या दोगे क्या लोगे, इससे बाहर वो नहीं जाते। जी। डिप्लोमेसी को वो बिल्कुल ही एक लेन देन का मसला समझते हैं। तो उनको कोई इससे दिक्कत नहीं होगी कि भाई ईरानियों का पैसा ईरानियों को दे दो। इसके बदले में वो हो सकता है कि वो ये कहें कि भाई हमारी कंपनियों को भी उसमें इन्वॉल्व करो कि तुम्हारा तेल बेचें, खरीदें, कुछ एक्सप्लोरेशन करें। और हो सकता है कि अपने परिवार के किसी आदमी को उस कंपनी में बोर्ड मेंबर बना दें या हिस्सेदार बना दें, दामाद को बना दें। हाँ, तो ये हो सकता है। और देखिए, ईरान एक उस इलाके में एक बड़ी ताकत है, उसके पास बहुत संभावनाएं हैं। तो कोई भी कंपनी चाहेगी कि अगर मान लीजिए कि अगर ये एक नॉर्मल सिनारियो रहता, तो कितनी भारतीय कंपनियां इन्वॉल्व होती वहां पे ईरान। बिल्कुल होते हैं, सही बात। तो अमेरिका वो कोशिश कर सकता है, खासकर जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है। और देखिए, $12 बिलियन का मसला है, कतर में है। वो कतरियों ने पहले भी इशारे किए हैं कि वो 1 सेकंड में हम रिलीज कर देंगे, उसमें कर कोई देंगे, बस अमेरिका इशारा कर देंगे वो कर देंगे। और देखिए, जब ये जब पाबंदियां चल रही थी दशकों से, तो थोड़ा देर ये भी ठहर के देखा जाना चाहिए कि इसके बावजूद ईरान बिजनेस कैसे कर पा रहा था, चीजें कैसे चल रही थी। तो हाँ। चीजें देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन में एग्जैक्टली वैसा नहीं होता जो कि कागज पे होता है। अब अबू धाबी के साथ ईरान के 36 का आंकड़ा है, सबसे ज्यादा अबू धाबी की ही इसमें तबाही हुई है, इस लड़ाई में। बिल्कुल, सबसे ज्यादा नुकसान होने लोगों का। लेकिन अबू धाबी दशकों तक एक इनडायरेक्ट रास्ता रहा है ईरान के लेन देन का। कतर रहा है, पाकिस्तान रहा है। आखिर मान लीजिए कि पाबंदियां थी, तो चीनी कैसे तेल खरीद पा रहे थे, ले जा रहे थे। बिल्कुल। तो जान के एक बात बड़ी अचरज लगेगी। 2022 के बाद ईरान के खाता बही में एंट्री ही नहीं है कि हमने चीन को तेल बेचा है। क्या बात है। 2022 से ये नहीं लिखट पढ़ती नहीं, और जा रहा है जबकि चीन को तेल और जा रहा है। और इसी अवधि में मलेशिया से और कुछ और देशों से ईरान का तेल का बिजनेस जो है वो बहुत ज्यादा जंप कर गया। तो इसका सीधा मतलब है कि कुछ और वहां लिखा से जा होके रहा है, जा कुछ रहा है। और आ रहा है। जैसे चीन जो है बहुत सारा अपना सामान बेचता है हांगकांग के थ्रू या ऑफशोर वो करता है। आपको जी, लग रहा है कि मैक्सिको से सामान आ रहा है, लेकिन एक्चुअली वो चीन से सामान आ रहा होता है। बहुत ठीक सारी बात। चीजें चीन से चीजें लाते हैं, हिंदुस्तान में उसको असेंबल करते हैं और उसको दुनिया में बेचा जाता है। तो बिल्कुल। बहुत एक ओपेक मामला है। या जैसे ड्रग्स का बिजनेस है, कैसे साउथ एशिया में या अफगानिस्तान में जो है ड्रग्स पैदा हो रहा है और वो जो है कैलिफोर्निया की सड़क पे अवेलेबल हो जा रहा है। ये कैसे हो जा रहा है जब बिल्कुल इतना सही। इंटरपोल है, तामझाम है। तो देखिए, तस्करी एक नॉर्मल चीज रही है दुनिया के इतिहास में। बिल्कुल वो सही। वो कोई तो एनीवेज, तो मैं मानता हूं कि इसमें देखिए, इसमें दिक्कत सिर्फ ये है, बाकी चीजें डिटेल्स की हैं कि कितना मानेगा वो, कितना वो मानेगा, ये अलग चीज है। असली चीज ये है कि आप इजराइल को कैसे कंट्रोल करेंगे। बिल्कुल। मतलब सिर्फ लेबनान की बात नहीं है, इन जनरल। जैसे अभी बात होने लगी कि वो सीरिया में भी इंटरवेन कर रहे हैं और दूसरी जगहों पे भी कर रहे हैं, तुर्की के साथ उनके मसाइल। जबकि तुर्की अजरबैजान से जो तेल आता है इजराइल के लिए, वो तुर्की के जी। होके आता है। जी। इस इलाके में दोस्तियां और दुश्मनियां जो है बहुत ही गड्ढ-मड्ढ है। हैं। हाँ, जी। और उनके आपस के भी रिश्ते गजब हैं। आपने वो कार्टून देखा होगा, करीब 20 साल पुराना कार्टून है। उसमें सारे पश्चिम एशिया के नेता खड़े हैं। अरब के देश हैं, जी। खाड़ी, जी। ईरान।
और सब एक दूसरे से हाथ मिलाए भी हैं और सबने एक एक खंजर जो है पीछे अपनी से पीठ पे छुपा पीछे कर से ले रखा रखा है। है। तो इंटरनेशनल आज पॉलिटिक्स भी यही हकीकत है, सही बात। आज भी यही है। तो इशू ये है कि पश्चिम एशिया में अस्थायी शांति के लिए, बाकी देखिए छोटी मोटी चीजें तो चलती रहेंगी, उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल चलती रहेंगे। देशों के भीतर में पंगे होंगे, देशों के बीच में झगड़े होंगे, ये सब चलता रहेगा। लेकिन जो इस तरीके के बड़े-बड़े संकट आते हैं, उसमें जो इज़राइल का पहलू है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? बिल्कुल। आपको मैं याद दिला दूँ, पिछली बातचीत में भी हम लोग बात किए थे कि किस तरीके से कई अमेरिकी राष्ट्रपति जो है प्रेशर में आके जो है वो बौखलाहट में उन्होंने प्रतिक्रिया दी है इज़राइल के खिलाफ। जी हाँ, जी। बेरूत की बात आ रही है तो 1982 में जो इन्होंने किया था इज़राइलियों ने वहाँ पर, तो एक तस्वीर रोनाल्ड रेगन के टेबल पे पहुंची जिसमें एक बच्चे का के दोनों हाथ उड़ गए थे बारूद में, विस्फोट में। तो उन्होंने बहुत गुस्से में कहा था रोनाल्ड रेगन ने कि ये जेनोसाइड है। बिल्कुल। तो और अभी जैसे ट्रंप ने फिर दोबारा कहा कि हमारी वजह से बचे हुए हैं ये। और सच यही है कि अमेरिका के लिए इज़राइल इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक स्ट्रेटेजिक एसेट है उस इलाके में। उसके थ्रू आप ब्लैकमेल कर सकते हैं, अपने प्रभाव को बढ़ा यहाँ सकते हैं, खाड़ी के देशों को धमका देते हैं वहां से। जी। धमका सकते हैं। और चूंकि कोल्ड वार की लिगेसी रही है तो आप जो जियोपॉलिटिकल चेंजेज होते रहे हैं समय पे, कभी सोवियत संघ आ जाएगा, कभी चाइना आ जाएगा, कभी रशिया आ जाएगा। बिल्कुल। सीरिया को 10 साल बचाया रशिया ने, बशर अल असद की गवर्नमेंट ने। हाँ। तो इन सारी चीजों में इज़राइल बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इज़राइली लॉबी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका दुनिया में एक अलग तरीके का प्रभाव भी है। बहुत बिजनेसेस, मीडिया, बैंकिंग, सारा चीज। ट्रम्प प्रशासन में लेकिन घुसपैठ है ही उतनी। लेकिन इज़राइल को भी अमेरिका की जरूरत है। आखिर दुनिया बिल्कुल। में कोई ऐसा देश नहीं है अमेरिका को छोड़ के जो इज़राइल को जो मांगे सो मिल जाए। पैसे मिल जाते हैं, हथियार मिल जाते हैं। देखिए ये भौकाल बनाया हुआ है दुनिया में लोगों ने कि इज़राइल में साइंटिफिक ये होता है, वो होता है। सारी चीजें अमेरिकन्स हैं वहां पे। सारी चीजें आप मेरे को। आप आप इज़राइली मिलिट्री में जाके उसके डेटा को देखिए, आपको एक भी लड़ाकू विमान नहीं मिलेगा जो कि अमेरिकन्स नहीं होगा या यूरोपियन नहीं होगा। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर उनके साहब। मिसाइलें देखिए, उनके उनके जो ये आयरन डोम इसने दिया था, बराक ओबामा ने दिया था। ओबामा में थी। तो और वो भी काम नहीं आया इस लड़ाई में, उसमें बाकी छेद रही कर बात दिए। की बाकी रही बात की आपने कोई सॉफ्टवेयर बना दिया, किसी के मोबाइल में डाल दिया, ये चीजें तो घाना वाले भी कर लेते हैं, नॉर्थ कोरिया हाँ वाले भी कर आजकल लेते ईरान वाले भी कर रहे हैं वो तो। हैं, ईरान वाले भी कर लेते हैं। ये अच्छा रोज हजारों जी। करोड़ रुपए का जो ये बैंकिंग धोखाधड़ी, ऑनलाइन धोखाधड़ी जो हो रही है, ये बिल्कुल। तो बच्चों का खेल बन चुका है आज के डेट में। कोई भी कर रहा है आजकल। अब इसमें दो मुद्दे खास बचते हैं। एक तो है परमाणु जो ऊर्जा है उसके उपयोग की। ट्रंप ने जो ट्वीट किया है उसमें इसके बारे में कुछ है क्या खास? क्या ईरान सचमुच में मान लेगा? हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि ईरान तो हमेशा से कहता रहा है, उनके पास तो फतवा है आयतुल्लाह खमैनी के समय का कि हम मास डिस्ट्रक्शन का हथियार नहीं बनाएंगे। तो इसको लेकर अब कोई नई शर्त ईरान मानने को तैयार है कि शांतिपूर्ण उसका उपयोग नहीं करेंगे। दूसरा, हॉर्मुज के खुलने के बाद अब कितने दिन लगेंगे दुनिया को सामान्य होने में? यद्यपि ट्रंप की घोषणा के बाद जो ब्रेंट क्रूड ऑयल वगैरह उसकी कीमतें गिरी हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। आगे क्या होगा, इन दो सवालों पर आपकी राय? देखिए जो यूरेनियम का मसला है, उसको वो बहुत एक साधारण मसला है। उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी मिलके कह सकती है कि आप इसको डाइल्यूट कर दें। आप 60% से उसको नीचे ले आएँ, 40% जी। लाएँ, 30% लाएँ, 15% लाएँ, जो ईरान के लिए स्वीकार्य होगा क्योंकि आपको बिजली, फार्मास्यूटिकल्स, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह में आपको ज़रूरत है यूरेनियम की। तो कितना यूरेनियम एनरिच्ड रहना चाहिए, इस पर बातचीत हो सकती है, ये कोई मसला नहीं है। अगर जिद इस पे आ जाए कि वो यूरेनियम आप हमें दीजिए, तो वो ईरान कभी नहीं मान सकता वो क्योंकि नहीं फिर मानेगा। उसको सरेंडर माना जाएगा। वो ये कह सकता है कि भई हम किसी तीसरे देश में रख सकते हैं या डाइल्यूट कर सकते हैं या हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और देखिए ईरान मुझे लगता है कि कुछ एक देशों में है दुनिया के, जो कई साल से जो यूनाइटेड नेशन की एटॉमिक एजेंसी है, उसका लगातार इंस्पेक्शन वहाँ पे हो रहा है।
हम लोग तो सिग्नेटरी ही नहीं है, हमारे यहाँ कोई आके चेक नहीं करता कि तुम्हारे पास कितने बम हैं, तुम्हारे पास कितने न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट हैं, कोई नहीं पूछता हमसे, क्योंकि हम अलाउ नहीं करते, हम सिग्नेटरी नहीं है। लेकिन ईरान सिग्नेटरी है और वहां पे रेगुलर इंस्पेक्शन होता रहा है, और उसमें ईरान को नुकसान भी हुआ है, क्योंकि एटॉमिक एजेंसी के लोगों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेके डिटेल्स, कौन साइंटिस्ट है, कहाँ क्या हो रहा है, ये सारी जानकारियां जो इन्होंने अमेरिका को, इजराइल को दी हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए हैं ईरान के। तो वो एक ट्रिकी इशू है। लेकिन अगर ईरान कह देगा, लिख देगा अगर एमओयू पे, चाहे जो भी पीस डील होनी है, कि भाई हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, तो वो तो पहले से कह रहा है, उसको दोबारा कहने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं उसे कहने में। और इसको डोनाल्ड ट्रंप अपनी विक्ट्री के रूप में दिखा सकते हैं दुनिया को, देखो भाई इनसे हमारे करार कहने करके, से ने मान लिया। सही बात। तो वो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा इशू होगा। अच्छा, हालांकि हॉर्मुज इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ईरान के पास जो शुरुआती यूरेनियम था वो अमेरिका नहीं दिया था रजा शाह पहलवी के जमाने जी, रजा पहलवी के समय जी, जब इन्होंने एनपीटी वगैरह पे साइन किया था। देखिए, होर्मुज खुलना और बंद होना तो ऐसा तो है नहीं कि कोई वहां पे बांध बना हुआ है और कोई फ्लाईओवर है और कोई टोल बूथ है। वहां तो सिर्फ दो बातें हैं, एक कि भाई आईजीआरसी है, वो पास करने देगी कि नहीं करने देगी, आपके जहाज पर हमला कर सकती है, या कोई विस्फोट हो सकता है, वहां पे लैंड माइन्स लगे हुए हैं जो भी, या आप वहां से निकल गए तो बाहर में अमेरिकन खड़े हैं, ये आप पर बम बरसा सकते हैं, और वो तो उन पर भी बरसा सकते हैं जो ईरान से जिनका लेना देना नहीं है। आपने देखा पिछले दिनों जो भारतीय नाविकों वाले 3 जहाजों पे बिल्कुल, हमले हुए। उस पर आऊंगा, मुझे एक सवाल पूछना है उस पर। जी, बहुत अच्छा तो आपने विषय मुझे नहीं लगता कि होर्मुज को खोलने में कोई दिक्कत है, क्योंकि इससे इनको आमदनी भी है, सब कुछ है, और ईरान से अगर तेल बेचना है या ईरान को कुछ खरीदना है, तो वो भी तो होर्मुज के रास्ते से ही आएगा, उसी से आएगा। सही बात। तो नहीं, लेकिन ट्रम्प उसमें साझेदारी करना चाह रहे थे ना, वो तो अपने हॉर्मुज और ट्रम्प क्या क्या नामकरण करना शुरू कर दिए थे। वो साझेदारी उन्हें नहीं मिल पा रही ना, ये तो तय नहीं मिलेगी। देखिए, वो कोई भी उस इलाके का देश वो तैयार ही नहीं हो सकता है उस पर, बिल्कुल, कहीं भी तैयार नहीं हो सकता। देखिए, आपके जहाजों के लिए हम स्पेशल छूट दे सकते हैं, ये हम कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आप भारत का देखिए, इतनी बड़ी हमारी समुद्री सीमा है, हम अपनी सीमा में या अपना जो स्पेशल इकोनॉमिक जो एरिया माना जाता है समुद्र में, समुद्र हम में किसी 200 तीसरे किलो, देश के साथ, 200 और हम समुद्री मील किसी, दूरी। हाँ, तो उसमें हम अगर किसी देश से समझौता भी करेंगे तो कहेंगे कि भाई चलो साथ मिलकर देखते हैं कि क्या यहाँ तेल गैस निकाल सकते हैं, या कोई समुद्री जीवों का संरक्षण करना है तो करें, या कुछ और दूसरा कुछ रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च करना है तो हम साथ में कर सकते हैं। लेकिन हम इसमें आपको कैसे कह सकते हैं कि आप आ जाइए और हम किराया वसूलते हैं, आप भी आइए, टोल नाका लगा लेते हैं एक साथ मिलकर, वो नहीं वो होगा, तो पॉसिबल नहीं है ना। कोई नहीं तो मुझे करेगा। नहीं लगता कि कोई भी, इवन खाड़ी देश भी एग्री नहीं होंगे, क्योंकि आप एक बार मानने का मतलब ये है कि आपको दूसरे को भी वो देना पड़ेगा। आपको एक लाइन के लिए मैं एग्जांपल देता हूं। चीन में अफीम वार के बाद अ, दुनिया में जितनी ताकतें थी उस जमाने में, रूस, जी, इंग्लैंड, यूरोपियन ताकतें, अमेरिका, सारा, कोई भी देश ऐसा नहीं बचा था जिसने चीन को नहीं रौंदा था, जिसको चीनी सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन बोलते हैं, अपमान की सदी बोलते हैं। अपमान की सदी। उसमें उस जमाने में अमेरिका ने गजब चाल चली थी। उसने क्या कर दिया कि जैसे मान लीजिए कि चीन ने हॉलैंड के साथ या चीन ने रूस के साथ कोई समझौता किया या ब्रिटेन के साथ किया, तो फिर दूसरे देश भी जाते थे, अरे तुमने ब्रिटेन के साथ किया तो हमारे साथ भी करो, तो हमारे फिर साथ वो भी उस करे। समझौता होता है। अमेरिका बोला कि यार ये रोज रोज ये समझौते हो रहे हैं, कभी इस बंदरगाह आगे कभी उसके, उसने एक क्लॉज कर लिया कि हम मोस्ट फेवर्ड नेशन हैं। उसी समय मोस्ट फेवर्ड नेशन जो आज भी चलता है, आज ये भी चलता है, वहीं से शुरू हुआ है। जो पाकिस्तान है ना अमेरिकन, हमारा, हमारा हाँ, MNF है ना, हाँ, MFN। हाँ, तो उसमें क्या हुआ कि अमेरिका ने चीन को से लिखवा लिया कि हम तुम्हारे मोस्ट फेवर्ड नेशन हैं, और बाकी किसी भी देश के साथ आप कोई भी समझौता करेंगे वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए भी माना जाएगा।
तो ये अरेंजमेंट जो है 100 सालों तक चला। तो आज ईरान अगर कुछ लिख दे, अच्छा बाय द वे एक ब्रॉडर अगर हम माने, भाई होर्मुज ठीक है, ओमान का है, ईरान का है, लेकिन अब पर्शियन गल्फ के दूसरे देशों को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। और ईरान ने कहा है कि हम इनसे बात करेंगे, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, लेकिन अमेरिकन इसका इसमें कोई लेना देना। और देखिए अमेरिका भी इसमें स्वीकार करेगा आराम से। क्यों? क्योंकि गल्फ को वो छोड़ नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता, उसके अपने हित हैं, बिल्कुल उसके अपने हित। और उसके पिट्ठू देश हैं ये सारे, उनका भी उसको भला देखना ही पड़ेगा। लेकिन ये लोग जो बातचीत में भी आ रही है कि पहले भी आई थी कि उसमें ईरान को 30 दिन का मौका मिलेगा, 30 दिन में वो अपने ब्लॉकेट्स हटाएंगे, चाहे जो भी उनका है, और अमेरिकन अपना हटाएंगे। लेकिन अब जैसे मैं देख रहा था ईरानियन मीडिया में जो बातें कही जा रही हैं, जो डील्स आ रहे हैं, ईरान के आसपास से अमेरिका अपने मिलिट्री जो भी उसके बेसेस हैं उसको हटाएगा। हाँ, नाकेबंदी जो ये मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इसको बहुत आसानी से स्वीकार करेगा। ये मुझे लगता है कि ईरानियंस कुछ ज्यादा, लेकिन कई बार क्या होता है, एक लाइन इसमें केवल जोड़ दूं, कि जब दोनों पक्ष ऐसी बातें भी करने लगे कि ये भी बिंदु है, ये भी बिंदु है, इस पर सहमति बन गई, इस पर, तो उसमें आपसी सहमति से बातें होती हैं। हाँ, लेकिन अगर आप दावे करने लगे अतिरेक में जाके, तो इसको पॉजिटिवली माना जाता है कि इसका मतलब कुछ डील बन रहा है, बस ये थोड़ा सा अपना थोड़ा दिखा रहे हैं, अपनी अपनी शेखी बगाड़ने का दोनों को अवसर दिया जाए और दोनों मान लेंगे। जैसे ट्रंप ने शुरू में, आपको याद होगा, आपने भी कहा था और हमने कई बार उस पर बात की है, जब बीच में युद्ध विराम हुआ, बातचीत चलना शुरू हुई, तो ट्रंप की ओर से भी ये इशारा कर दिया गया था कि ठीक है, हम थोड़ी सी इधर अपनी जीत बताएंगे, तो आप माइंड मत करना उसको। तो अब इस अंतिम समझौते में भी ये होगा। हमने इस पूरी लड़ाई में बहुत कुछ भुगत लिया। अब हमारे प्रधानमंत्री की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होने वाली है फ्रांस में। हमारे जो नाविक है वो मारे गए, जबकि वो कोई जंग में शामिल जहाज नहीं थे। वे नाविक भी कोई नौसैनिक नहीं थे, वे तो मर्चेंट नेवी के मालवाहक जो व्यावसायिक जहाज हैं उस पर काम करने वाले थे। भारत सरकार की प्रतिक्रिया अब तक वैसी नहीं हुई जैसी हम उम्मीद करते थे। आपने सिर्फ चार्ज डी अफेयर्स को बुला के 2 बार तलब कर लिया, उससे कह दिया। उसके जवाब में तो मार्को रूबियो ने और कह दिया कि आपको मानना पड़ेगा हमारे प्रतिबंधों को। यानी माफी या खेद की बात तो बहुत दूर की है, उल्टे हड़का और दिया हमें। आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक अपने देश के नाविकों की मौत पर शोक भी नहीं जताया? क्या करना चाहिए था? उनका स्टैंड इतना इतना ढुलमुल क्यों है? देखिए, शोक जताने वाली बात तो कम से कम जरूर होनी चाहिए थी प्रधानमंत्री की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से, और क्योंकि वो एक नॉर्मल मिनिमम चीज होती है कि भाई अगर हमारे देश का कोई नागरिक है और वो ईरान ने, डॉक्टर साहब, ईरान ने शोक जता दिया और हमने शोक जता पाए। अरे सर, उसमें तो ये भी है कि ओमानियों ने बचाया बाकी लोगों को, जबकि ओमान ने बचाया। सामुद्रिक जितने भी संधियां समझौते हैं दुनिया में, वो उसमें यह है कि अगर आप लड़ाई में भी हैं, युद्ध भी कर रहे हैं, आपने किसी के अपने दुश्मन देश के जहाज को आपने तबाह कर दिया, अगर उसमें कोई बचा हुआ है और वो आपको हेल्प मांग रहा है, वो हेल्प करनी है, ये मैंडेटरी है, जेनेवा कन्वेंशन में है, इंटरनेशनल मैरीटाइम प्रोटोकॉल में है। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि दूसरे महायुद्ध में जब जर्मनी और ब्रिटेन लड़ रहे थे समंदर में, तो ये एक दूसरे को बचा रहे थे, क्योंकि ये कन्वेंशन था कि जो बच जाए उसको बचा लो और भले उसको युद्धबंदी बना लो, जो करना है कर लो। हाँ, फिर मुकदमा चलाओ। हाँ, तो इसमें अमेरिकन ने इंटरवेन नहीं किया और ओमानियों ने बचाया। और उसके बाद भी आपने देखा होगा तस्वीरें, अब पता नहीं वो उस पर हम लोगों को कुछ बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, कि पानी की बोतलों, ठंडी बोतलों से रख के एक डेड बॉडी को रखा जा रहा है। तो मतलब अपने आप में ये दिखाता है कि न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए ये बात है, बल्कि दुनिया के लेवल पे कि हम मिनिमम ह्यूमन डिग्निटी को भी रेस्पेक्ट करने के नहीं कर पा रहे हैं। ये एक शव का अपना अधिकार और सम्मान होता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है। और खैर, तो
एक तो ये, दूसरी चीज की मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजों पर हमारी सरकार ने प्रतिक्रिया नहीं दी। सबसे सबसे अब इसी युद्ध को ले लीजिए। जब जब उस समय ईरान के राष्ट्रपति की मौत हुई थी विमान दुर्घटना में, हमने तब शोक 3 दिन या 6 दिन राजकीय शोक दिया था, 3 दिन राजकीय का। शोक। हाँ, लेकिन जब ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए और बहुत सारे और दूसरे मंत्री और अधिकारी मारे गए, हमने कुछ भी नहीं किया। 1 हफ्ते के बाद हमने विदेश सचिव को भेज दिया कि दूतावास में सिग्नेचर करके आ जाओ। बिल्कुल, आज तक शोक नहीं जताया। जो ईरानी नौसैनिक आए थे और वो जो सेरेमोनियल जहाज होते हैं, चाहे जो सेरेमोनियल सैनिक होते हैं, उनके पास कोई हथियार नहीं होता। नहीं होते, वो तो असैन्य थे, बिल्कुल निहत्थे थे, निहत्थे थे। और वो भारत सरकार के निमंत्रण पर, राष्ट्रपति के निमंत्रण पर वो आए थे। राष्ट्रपति को उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और राष्ट्रपति को ये सब किया। वो जहाज जिस तरीके से मारा गया, और अगेन वहां भी बचाया जा सकता था, लेकिन अमेरिकन ने नहीं बचाया। वो कॉल लिया श्रीलंका ने कॉल लिया, वो श्रीलंका ने कॉल लिया। और श्रीलंका तो यहां तक बोल दिया कि भाई हम इस लड़ाई में कहीं नहीं है, किसी पक्ष में नहीं है, लेकिन जो ह्यूमैनिटेरियन जो भी जरूरत होगी हम क्यों उससे पीछे हटे। बाकी बचे लोगों को शरण दी, वहां पर शरण दी, उनको बढ़िया से खाने पीने का इंतजाम किया गया, और जब मौका हुआ तो उनको वापस भेजा। हम इतना भी नहीं कर सके। जबकि अमेरिकन 168 बच्चे हैं, अमेरिकन श्रीलंका पे दबाव बना रहे थे कि तुम इनको हमें दे दो और या वापस मत भेजो। हम श्रीलंका जितना साहस भी नहीं दिखा सके। मिनाब में 168 बच्चियां मारी गईं, उस पर शोक नहीं जताया। सर मैं कह रहा हूं कि हम इतना भले मान लीजिए 1 मिनट के लिए मान लें कि हम लोग विदेश मंत्रालय की तरह सोचें या प्राइम मिनिस्टर की नजर से देखें। ठीक है कि इस लड़ाई में और इन जनरल आइडियोलॉजिकली, पॉलिटिकली, जियोपॉलिटिकली हमने अपने आप को अमेरिका और इजराइल के साथ अलाइन कर लिया है। लेकिन हम लोग इतना तो जरूर कह सकते हैं कि बिना किसी का नाम लिए, ईरान का चाहे इजराइल का, कि भाई ये लड़ाई ठीक बात नहीं है, जल्दी शांति हो, जो लोग मर रहे हैं बहुत हृदय विदारक है, ये ठीक नहीं है, बच्चे बुजुर्ग निर्दोष लोग, ये तबाही हो रही है। आप बीच बीच में कम से कम बड़े जो कांड हो रहे हैं उसमें तो हम कह सकते थे। बिल्कुल सही बात। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अगर मैं अमेरिका का एलाई हूं, अगर मैं इजराइल का एलाई हूं, तो मुझे उनसे वो रेस्पेक्ट क्यों नहीं मिल रहा है जो एक एलाई को मिलना चाहिए, जो सहयोगी को मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात कही आपने। जब हम उनके साथ इतने हिलगे हुए हैं, इतने चिपके हुए हैं, तो कम से कम सम्मानजनक सुलूक तो हो भारत के साथ, भारत के प्रधानमंत्री के साथ। वो नहीं हो रहा, ये खास तौर पर चिंताजनक बात है जी। और देखिए, जो आपने कहा कि अभी G7 की बैठक के दौरान प्राइम मिनिस्टर की ट्रम्प से बात होगी। देखिए, पहली चीज तो हम लोगों को ये समझ लेनी चाहिए कि बहुत कम ऐसी जगहें हैं जहां पे हम डिप्लोमेटिकली या कमर्शियली कुछ हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। यूरोपियन यूनियन से ऑलरेडी हम बहुत बिजनेस कर रहे हैं, हम बड़े बिजनेस पार्टनर हैं। अब जब हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया यूरोपियन यूनियन के साथ, उस पर बातचीत की, ऐसा क्या हुआ कि 2 साल 4 सालों में हमने कुछ ऐसा हासिल कर लिया, कुछ ऐसी चीज बना दी जिसको कि हम यूरोपियन यूनियन को बेच दें, या यूरोपियन यूनियन के देशों ने कौन सा ऐसा चमत्कार कर दिया जिसकी जो हमें जरूरत हो। तो इस यात्रा को लेके जो अखबारों में लिखा जा रहा है, साइंस पे बात होगी, टेक्नोलॉजी पे बात होगी, बिजनेस, भाई 2 नेता मिलेंगे, 4 नेता मिलेंगे, तो कुछ तो बात करेंगे ही, तो बात करेंगे, और वो अच्छी चीज है, मैं उसको हमेशा वेलकम करता हूँ। बिल्कुल होना ही चाहिए, क्योंकि टॉप लेवल पे कोई रेड लाइन नहीं होती, ओपनली बात होती है कि भाई क्या है, नहीं है, क्या कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से उसको लेके नगाड़ा पीटा जाता है कि ये हासिल हो जाएगा, अब तो ये हो जाएगा, इसकी कोई डॉक्टर साहब मैं तो उस पर इसको तैयार हूं मानने के लिए कि सब कुछ हासिल होगा। प्रधानमंत्री मोदी बहुत कुछ लेकर आएंगे देश के लिए। मेरा तो छोटा सा सवाल यह है कि क्या वे डोनाल्ड ट्रंप के सामने अपने नाविकों की मौत का मुद्दा उठाएंगे? चलिए, निंदा, आलोचना, विरोध, प्रतिरोध छोड़ दीजिए, क्या इस विषय को रखेंगे कि ये ठीक नहीं हुआ मिस्टर प्रेसिडेंट?
आपको लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। और वो अगर कल को आप पूछेंगे कि अगर प्राइम मिनिस्टर से या गवर्नमेंट से पूछा जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर ने क्यों नहीं कहा, तो उनके पास एक बहाना भी है कि वो कह सकते हैं कि भई विदेश मंत्री ने उठाया था मसला, तो बार-बार क्या उठाना। अंततः इस जीत के बाद, इस युद्ध विराम के बाद, जीत हार तो इतिहास में जब आकलन होगा तब लिखा जाएगा, आपकी नजर में किसे क्या हासिल हुआ, ईरान और अमेरिका को? एक एक दो वाक्य में बस, दोनों की बारे में। देखिए, अमेरिका को या ईरान को या दुनिया को हासिल होने की जहाँ तक बात है, अब मसला ये हो गया है कि कुछ लोगों का इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट बन जाता है। चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, कॉर्पोरेट्स हों, कुछ बिल्कुल और सही है। इंटरेस्ट हों, बैंक्स हों। तो हम लोग को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए जब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं तो, या किसको क्या हासिल हुआ। अमेरिका को ये हासिल होगा कि देखिए आज ही जो है तेल मार्केट, उनका इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, स्टॉक मार्केट, इन सब चीज़ों में तेजी आई है, उसका फ़ायदा होगा। ये फ़ायदा होगा। दुनिया के दूसरे देशों को भी मिलेगा, हम लोगों को भी मिलेगा, ईरान को भी मिलेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म बहुत बड़ा डैमेज है अमेरिका के लिए, और वो जो डैमेज इनका शुरू हुआ था 25 साल पहले जब इन्होंने इराक, अफ़गानिस्तान शुरू किया था। बिल्कुल। और जहाँ से कि माना जाता है कि अमेरिकी साम्राज्यवाद कह लें, चाहे अमेरिकी वर्चस्व कह लें, उसका उसके पतन शुरू हुआ था। ढलान की जो शुरुआत हुई, वो वहाँ से होती है 25 साल पहले। उसमें ये एक नया चैप्टर है, और पहले की लड़ाइयों की तरह ये भी एक ह्यूमिलिएटिंग चैप्टर है। बिल्कुल सही बात। क्योंकि आपने जितने भी एजेंडे रखे कि आप क्यों ईरान से पंगे ले रहे हैं, आपने एक भी पूरा नहीं हुआ। एक भी पूरा नहीं हुआ। एक भी और पूरा जो जो जिन चीजों पे शांति बन रही है, वो वही चीजें थी जो युद्ध से पहले भी बात हो रही पहले थी, तो फिर क्यों थी। लड़े इतने दिन तक? और बराक ओबामा के 28 टाइम पे उसकी संधि हो चुकी थी, बिल्कुल 10 साल सही पहले, बात। 12 साल पहले। बिल्कुल। तो अमेरिका को पॉलिटिकली, जियोपॉलिटिकली इसमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। ईरान पर से अगर आप सैंक्शंस हटा रहे हैं, ईरान के पैसे वापिस आ रहे हैं, ईरान को अपना बिजनेस करने की आज़ादी मिल रही है, और ईरान को उस इलाके में होर्मुज हो या और खड़ी देश हैं, उनके रिलेशन में जो मजबूती आ रही है, और ईरानियंस को लेके दुनिया में जो एक पब्लिक ओपिनियन बना है, ये आने वाले समय में ईरान तो उसका ऑलरेडी एक हासिल है। पावर है, अमेरिकन पावर के खिलाफ और गिरते हुए, कमजोर होते हुए पश्चिमी वर्चस्व के खिलाफ जो चाइना और रूस वगैरह और ग्लोबल साउथ की जो वो बढ़त हो रही है, उसमें ईरान एक महत्वपूर्ण पार्टनर बन के उभरेगा। बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब आपने। और आज हम लोगों ने बात की, कुछ घंटे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने का ऐलान किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति आवास व्हाइट हाउस पर सफेद धुआं देखा गया, जो अमेरिका की परंपरा और मान्यता के मुताबिक युद्ध के खत्म होने का संकेत होता है। और इस वक्त व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप अपने जन्मदिन का जश्न मना रहे हैं। वहां पर एक फाइटिंग मुकाबला चल रहा है, दुनिया के बड़े बड़े लड़ाका डोनाल्ड ट्रंप के सामने रिंग में उतरे हुए हैं। और फिलहाल जो बड़ी लड़ाई का रिंग था, युद्ध का मैदान था खाड़ी में, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच का, वो फिलहाल खत्म होता दिखाई दे रहा है। शांति की उम्मीद दुनिया को अब जागी है। उम्मीद करना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप हमेशा की तरह इस बार पलटी न मारें और लड़ाई सचमुच में स्थायी रूप से बंद हो। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।